चल रही थी। कल हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज रहेगा हमारा टॉपिक मीनिंग एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स इफेक्ट। आज मुझे ये कंप्लीट कराना है। अगर इस क्लास में नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाली क्लास में यही करके कंप्लीट करा दूंगी। आज देखिए, मीनिंग एंड पॉलिटिकल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इफेक्ट्स। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग टर्म अपनी इकोनॉमी की नेशनल इनकम में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि लॉन्ग टर्म से, पेज नंबर है बेटा 68, ये वाली आपकी बुक है समकालीन भारत वाली, कंटेम्परेरी इंडियन एंड सोसाइटी की, पेज नंबर है 68। आज इसकी शायद लास्ट क्लास है, कंप्लीट हो जाएगा इसका सिलेबस। मिल गया? श्रेया आपने निकाल लिया? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, आर्थिक विकास वाला क्वेश्चन 4.2। और इसकी आज तक जितनी क्लास लगी है प्रधान, सारी रिकॉर्ड करके डाल रखी है मैंने, जो जो क्लास में पढ़ाया है A to Z। करूँ शुरू? यस मैम। चलिए देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म में अपनी जो इकोनॉमी है उसके अंदर नेशनल इनकम में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि नेशनल इनकम लगातार बढ़ रही है, तो उसको हम क्या मानेंगे कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। और ये क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अब इसमें बताया गया है कि चाहे हमारा एक कंट्री हो, चाहे हमारा कोई भी एरिया हो या व्यक्ति की जो उसकी आर्थिक समृद्धि है उसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि चाहे एक व्यक्ति है, एक राष्ट्र है, एक देश है, ठीक है, अगर उसके अंदर उन्नति हो रही है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। बट इससे क्या होता है भाई, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब आपकी जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी बढ़ रहा है, आपका लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि लगातार हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। और एक ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो आपकी क्या है, खुद की भी ग्रोथ हो रही है, आपका लाइफ स्टाइल भी बदल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यहां तक आ गया समझ में? यस मैम। आगे देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या क्या है भाई? आपके आर्थिक विकास की मुख्य विशेषताएं, एक तो फर्स्ट है आपकी इनकम में वृद्धि होती है। इनकम में वृद्धि उपलब्ध साधनों के प्रयोग से ही संभव है कि इंक्रीज होती है आपकी इनकम। दूसरी है आपकी जो नेशनल इनकम के बारे में दिया गया है। तीसरा, आर्थिक विकास में आपका सामाजिक सांस्कृतिक, बेटा पहले पढ़ ले फिर बताती हूँ प्रधान। आर्थिक विकास, इसके बाद है आर्थिक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थात्मक एवं आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी इसमें शामिल होता है और व्यापक अर्थशास्त्र भी इसमें शामिल होता है। अब देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है आय में वृद्धि। जो आपकी इनकम इंक्रीज होती है उसमें भी क्या है, साधनों के प्रयोग से ही संभव है। आर्थिक विकास हेतु नेशनल इनकम में वृद्धि होना आवश्यक है। अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब आपकी नेशनल इनकम में भी ग्रोथ होना आवश्यक है। जब नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होगी तभी आपके क्या है, जितने भी संसाधन हैं उनका सही उपयोग संभव हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन कैपिटल की कमी के कारण ये जो फैक्टर्स हैं इनका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाता है। अतः ये राष्ट्र कमजोर ही बनते चले जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक साधनों के, यानी कि नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके उपयोग के साथ साथ इनकम में
ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे आर्थिक प्रगति संभव हो पाती है। आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों के प्रयोग द्वारा ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग के द्वारा ही संभव होती है। यानी कि हर एक देश के पास कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर उन नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से प्रयोग करेंगे हमारे ठीक है, तो हर एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है, अगर उनका सही ढंग से उपयोग करेंगे तो इनकम जनरेट होगी। ठीक है, इनकम जनरेट होगी तो आपके नेशनल की प्रोग्रेस होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आपका आर्थिक विकास होएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद है सेकंड, राष्ट्रीय आय एवं सैद्धांतिक अध्ययन। हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी स्टडी में प्रमुखतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी क्यों होती है। ठीक है, उसे लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा सैद्धांतिक दृष्टि से आर्थिक विकास के कारक, आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, पूंजी निर्माण एवं रोजगार का संबंध, विकास का सामाजिक व राजनीतिक विकास के संबंध, आर्थिक विकास की रचना आदि बातों का अध्ययन करके विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। देखो भाई क्या बताया गया है कि जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जब उसकी स्टडी करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, यानी कि हमें कारणों का पता लगाना। अगर हमारी इनकम जनरेट हो रही है, बढ़ रही है, तो किन किन कारणों से बढ़ रही है, ताकि हम अगली बार भी उन्हीं कारकों पर हम काम कर सकें। और ये देखना कि अगर हमारी नेशनल इनकम कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, तो वो कारणों का भी हमें पता लगाना कि नेशनल इनकम कम क्यों हो रही है। तो कम हो रही तो आगे क्या है, हम उस नेशनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर बताया गया है पूंजी निर्माण एवं रोजगार का संबंध, विकास का सामाजिक व राजनीतिक विकास में संबंध, आर्थिक विकास की रचना आदि बातों का अध्ययन करके विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इसमें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, राष्ट्रीय इनकम के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक हैं जो हमारी क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एक तो है हमारा राष्ट्र की इनकम तो जनरेट करनी ही करनी है, उसके साथ हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ने चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तभी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड हमारा आर्थिक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। यानी कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में न केवल इकोनॉमिक चेंजेस का ही समावेश होता है, बल्कि इसमें हमारे सोशल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ राष्ट्र के सोशल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल ढांचे में भी सुधार होता है, क्योंकि अगर इसमें सुधार न हुआ तो आर्थिक वितरण का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो हमारी इन सारी चीज़ों में भी डेवलपमेंट जरूरी है। अगर हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही है, हमारा कल्चरल डेवलप नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मानी जाएगी। तो इसमें जो हमारा इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वे फुलफिल नहीं होंगे। केवल प्रति व्यक्ति आय में ही वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना जरूरी है, क्योंकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने से ही राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत ढांचे में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत ढांचे में भी सुधार होना जरूरी है, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ेगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, तो अपने आप ही आपकी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, आपका कल्चर में भी अच्छा हो जाएगा, आपके इंस्टीट्यूशनल जो भी स्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बिहेवियरिस्टिक इकोनॉमिक्स। आर्थिक विकास हमारे बिहेवियरिस्टिक इकोनॉमिक्स की शाखा के रूप में भी विकसित हो रहा है, एवं उसके जितने भी हमारी प्राप्तियां हैं व निष्कर्ष हैं उनको देश की प्रणाली विकास की आर्थिक नीति का आधार बनाया जा रहा है। आर्थिक विकास के कार्यक्रम में आर्थिक प्रणाली, सरकार का योगदान, कर शुल्क, वित्तीय एवं व्यापारिक नीतियां, जनसंख्या, रोजगार, श्रमिक संघ, विदेशी पूंजी आदि समस्याओं के संबंध में नीतियों का निर्माण किया जाता है या उन्हें योजना में स्थान देकर विनियोजित प्राथमिकताओं एवं नियंत्रण का निर्धारण
किया जाता है। देखो भाई, व्यवहारिक अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो आपकी एक बिहेवियरिस्टिक इकोनॉमिक्स है वो भी इसका एक पार्ट माना गया है, जिसमें आप देखते हो कि क्या क्या हमें रिसिप्ट्स हुई हैं, क्या क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या क्या हमारे देश की क्या है इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें सरकार का क्या योगदान है, क्या क्या हमारी ट्रेड पॉलिसी है, कितनी हमारी जनसंख्या, एम्प्लॉयमेंट हमारे क्या है, कितने हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, कितने हमारे श्रमिक यूनियंस हैं, ठीक है, कितनी हमारे पास फॉरेन कैपिटल है, आदि समस्याओं के संबंध में नीतियों का निर्माण किया जाता है और उन्हें योजना में स्थान देकर प्राथमिकता एवं कंट्रोल का निर्धारण किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें हमारी उसमें भी अर्थशास्त्र में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाकर हमारी क्या होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है आपको, सरकार की जो इकोनॉमिक सिस्टम जो बना रही है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो बना रही है उनकी तरफ भी ध्यान देना है, जनसंख्या की तरफ भी ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ाने हैं, लेबर यूनियंस की तरफ भी देखना है और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे संबंधित हमें पॉलिसीज टाइम टू टाइम फॉर्मुलेट करती जानी है। ठीक है, तभी हम क्या है फॉर्मुलेशन करना है और कंट्रोल करना है इन पॉलिसीज के ऊपर, तब जाकर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। उसके बाद है आपकी व्यापक अर्थव्यवस्था। इसमें आप क्या देखते हो, व्यापक अर्थव्यवस्था का ही ये भी क्या व्यापक अर्थव्यवस्था का एक भाग है। आर्थिक विकास में नेशनल इनकम, इकोनॉमिक आपकी आर्थिक असमानता, आर्थिक कल्याण, मूल्य स्तर, व्यापार चक्र, जनसंख्या की वृद्धि आदि का व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्रियों का झुकाव भी इसी तरफ होता है। व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि इसका जो एरिया है ये बड़ा वाइड है, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें नेशनल इनकम भी आती है, हमारा इकोनॉमिक जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको देखना, क्यों इनइक्वालिटी आई है, समानता क्यों नहीं आ रही है, इकोनॉमिक जो भी आपका वेलफेयर है उसको देखना, प्राइस लेवल को देखना, ट्रेड साइकिल्स को देखना, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इन सब टॉपिक की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, तभी जाकर हमारा क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया? आ गया बेटा समझ में? यस मैम। ठीक है, प्रधान अब लिख RAB रब स्टडीज विद मनीषा। इस पे तुम्हारी क्लास 1 2 3 करके मैंने सारी डाल रखी हैं, ताकि कोई बच्चा बाद में आए तो बीच में एकदम से आए तो उसको पीछे वाले क्लासेस का समझ में आ जाए। मेरी फोटो भी मिल जाएगी उस पे, रब स्टडीज विद मनीषा। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन स्टार्ट। आगे देखिए, आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि में अंतर बताइए। आर्थिक विकास होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक संवृद्धि होती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे आपने पिछले बुक में पढ़ा था ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, अब आ गई है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं भाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, जब भी आपके पास ये आए ना कि हमें डिफरेंस करना है, जी फोन बेटा प्रधान समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा। एक बार मैं ना इसको देखो बेटा, जब भी आप डिफरेंस करो ना तो इसको, जब भी आप डिफरेंस करो तो एक साइड आप ऐसे करो, एक साइड आप, जैसे एक साइड आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लिया, एक साइड आपने क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ ले लिया। ठीक है, जब आप एक साथ ऊपर नीचे कर रहे हो ना तो उसमें थोड़ा आप अटक जाते हो, और अगर आप साथ में कंपैरिजन करोगे, साथ साथ पॉइंटों का कंपैरिजन करोगे तो वो स्टेप आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, और इस स्टेप में नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ प्रोडक्शन की वृद्धि की मात्रा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब लिया गया है कि हमारी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ उसे कहते हैं जो हमारे सामने वस्तु और सेवाओं का मूल रूप प्रकट करती है। आर्थिक संवृद्धि पूरे देश में उत्पन्न माल का अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक उपाय है
जो हमें वाणिज्य लेन देन की संख्या से अवगत कराता है। देखो भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो मीनिंग ईजी था, इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे सामने जितनी भी गुड एंड सर्विसेज हैं उनको प्रकट किया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे देश में उत्पन्न जितना भी प्रोडक्शन किया है उसका मात्रात्मक, उसका क्वांटिटेटिव, ठीक है। आप पिछले वाले बुक से याद रखना, वो जो आपकी ग्रोथ थी वो क्या थी, क्वांटिटेटिव नेचर की थी, जिसको हम माप सकते हैं, और डेवलपमेंट क्या थी, क्वालिटेटिव नेचर की थी। तो यहाँ पे भी वो बात आ रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारी टेक्नोलॉजी के एरिया में जो सुधार हुए हैं उनसे ली गई है, ठीक है, कि हम किस प्रकार प्रोडक्शन की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव यानी कि एक मेजरमेंट इकाई है जो ये मापती है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को आपने क्या किया है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को आपने बनाया है, उसका मात्रात्मक, उसकी क्वांटिटी को मापना। ये किस में आ गया आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पेपर के भी अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं सारी की सारी 6 या 7 क्लास हुई हैं, सबकी वीडियो डाल रखी है साथ साथ, ठीक है भाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है तो साथ साथ आपको ना समझ में आए तो पूछ लेना। आगे है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में अनेक सुविधाओं के बढ़ने से संबंधित होती है, और आपकी ग्रोथ देश की अर्थव्यवस्था का एक समय उपरांत होने वाला वर्णन है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ये दिखाती है कि देश के अंदर कितनी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। भाई फैसिलिटी बढ़ रही है तभी तो दिखेगी ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है हमारी। और ग्रोथ क्या दिखाती है कि एक अर्थव्यवस्था का एक समय उपरांत होने वाला वर्णन। डेवलपमेंट तो दिखा दी कि कितनी फैसिलिटी बढ़ रही है हमारे पास, और ग्रोथ दिखा रही है कि एक टाइम पीरियड के बाद कि हमारी इतनी बढ़ोतरी हुई है, ये बताती है। वो बताती है एट प्रेजेंट की कि फैसिलिटीज मिल रही हैं लोगों को, ठीक है। और डेवलपमेंट ग्रोथ क्या बताएगी कि भाई पिछले साल हमने इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की और इस साल क्या है, हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वालिटी उसको मापा जाता है ना, तो उसमें मेजरमेंट एक टाइम के बाद ही बता सकते हैं, तो कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर तो लेना ही पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट में कुछ समझ में आया है, उसमें तो बता रखी है कि फैसिलिटी मिल रही या नहीं मिल रही लोगों को। डेवलपमेंट में फैसिलिटीज को देखा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि एक टाइम पीरियड में जो हमने सुविधाएं लोगों को दी है वो कितनी बड़ी है या कितनी घटी है, ये ग्रोथ के अंदर देखा जाता है। क्लियर है एवरीवन? अब देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाने से लेकर उसकी सप्लाई और रिजल्ट सभी एक्टिविटीज का नतीजा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्वचालित प्रोसेस है। देखो भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करने से लेकर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता सभी की सभी एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दिया जाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऑटोनोमस प्रोसेस है, ठीक है, एक स्वचालित प्रोसेस है, ठीक है, इसकी मर्जी की किस तरीके से ये मेजर करेगी। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सुविधाओं में से इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक डेवलपमेंट की सुविधाओं में से एक है। यानी कि जो इकोनॉमिक, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एरिया बड़ा है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके जीवन प्रत्याशा दर, ठीक है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, आपकी जो शिशु की मृत्यु दर है, आपका लिटरेसी जो रेट है, आपकी पुअर्टी रेट है, आदि की जानकारी देता है। जबकि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी के कितना डाटा है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसकी जानकारी देता है।
ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बताता है कि कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने की मृत्यु हुई, कितना देश हमारा पढ़ा लिखा है, ये डेवलपमेंट को दिखाता है। और ग्रोथ हमारा जीडीपी को दिखाता है कि कितने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि हुई है या घटे है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम की वृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मापा जाता है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो नेशनल इनकम के इंक्रीज होने की जानकारी मिलती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये मापा जाता है कि नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है बेटे। उसके बाद है आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह क्या है आपकी एक एनुअल प्रोसेस है, हर साल आर्थिक आधार पर नियत होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव नेचर्स की होती है, आपकी मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि आर्थिक केवल मात्रात्मक। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी यहाँ पर बताई गई है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की होती है, और जबकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ केवल क्वांटिटेटिव नेचर्स की होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस मैम। सबको समझ में आ गया? तो इसको जब आप करो तो एक साइड दोनों का बराबर में कंपैरिजन करना। आगे देखिए, शिक्षा एवं आर्थिक विकास एक दूसरे से संबंधित है। समझाइए कि किस प्रकार आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सच है। एजुकेशन, अगर हमारा राष्ट्र जितना पढ़ा लिखा होगा हमारी डेवलपमेंट भी उसी के अनुसार होती है। ठीक है, तो शिक्षा का उपयोग किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तन हेतु एक साधन के रूप में किया जाता है। यानी कि एजुकेशन का जो यूज है वह किसी भी नेशन की सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल आदि चेंजेज के रूप में किया जाता है। एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों के दृष्टिकोण में चेंज कर उन्हें नया परिवर्तन हेतु तैयार करती है, जिससे यह आर्थिक विकास भी सहायक। आप देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति को किसी बात के लिए सहमत करना और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को किसी बात के लिए सहमत करना, तो दोनों में दिन रात का अंतर है। आप एक दफा एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप समझा सकते हो कि भाई आपका ये फायदा होएगा अगर आप ये काम करोगे तो, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति नहीं समझेगा। तो इसने यही बोला है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसमें हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है देखने का, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके ह्यूमन फैक्टर्स के माध्यम से ही बढ़ती है। मानव संसाधनों की पूंजी का स्रोत शिक्षा ही होती है। यानी कि किसी भी देश की डेवलपमेंट उसकी ह्यूमन कैपिटल से होती है। आप सब क्या हो, देश की ह्यूमन कैपिटल है। हम सब क्या हैं, देश के लिए ह्यूमन कैपिटल हैं। आगे हम देश का प्रेजेंट चल रहे हैं और आप देश का फ्यूचर हो। ठीक है, आप बनोगे अब आगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो तभी तो आपकी क्या है, आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप कोई ना कोई अच्छी जॉब करोगे या कोई ना कोई बिजनेस करोगे। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार है। अब देखना, जॉन डेवी ने एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। देखिए, एजुकेशन ही फार्मर्स को एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ सामान्य एवं प्रारंभिक कुशलताएं प्रदान करती है। हाँ जी, देखो जब एक क्या है, शिक्षा आने के बाद एग्रीकल्चर में भी सुधार हुआ। ठीक है, यानी कि नई नई टेक्निक आने लगी है एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे क्या है हम आसानी से सारे काम कर सकते हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है, एजुकेशन भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिक गुणात्मक बनाकर आर्थिक उत्पादन का ऊंचा स्तर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो भी हमारे संसाधन हैं उनको अधिक क्वालिटेटिव बनाकर, यानी कि क्वालिटी अच्छी करके हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि भाई अगर हम क्वालिटी अच्छी देंगे प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट जरूर बिकेगा। उसके बाद है, देखो आप प्राइस सस्ता करने की बजाय आप प्राइस भले ही महंगा ले लो लेकिन आप क्वालिटी अच्छी दे दो, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा। आर्थिक विकास भी शिक्षा को प्रभावित करता है। एक मिनट, थर्ड वाला पॉइंट छोड़ गई। एजुकेशन के द्वारा राष्ट्र के योग्य नागरिक, कुशल श्रमिक, डॉक्टर, अध्यापक आदि प्रदान किए जाते हैं जो आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। ठीक है,
शिक्षा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का साधन है जिसका उद्देश्य प्रोडक्शन में वृद्धि करना है, और नेशनल डेवलपमेंट का आधार शिक्षा को ही माना जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी शिक्षा को प्रभावित करती है। जो राष्ट्र आर्थिक रूप से विकसित नहीं होता वहाँ शिक्षा संबंधी साधनों का अभाव रहता है। ठीक है, जो राष्ट्र क्या है जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो बाकी के फैक्टर्स का उसके पास अभाव रहता है। अब एक डेवलप्ड कंट्री, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री और एक बिल्कुल ही जो डेवलप नहीं हुई है, ऐसे राष्ट्रों में शिक्षा का उद्देश्य ही राष्ट्र को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की तरफ लेके जाता है। अब नेशनल डेवलपमेंट के निर्यातक तत्व शिक्षा के विकास के लिए उपयुक्त इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। तो ये बताई गई आपकी शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित तथ्य। अब आपका आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो शिक्षा की क्या भूमिका है? एक तो प्राथमिक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही यूटिलाइजेशन हो जाता है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्रांति। ठीक है, एजुकेशन के द्वारा तकनीकी क्रांति। तो सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग। तो जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उनका सदुपयोग होता है कि शिक्षा के द्वारा। देखो, व्यक्ति शिक्षित है तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सही उपयोग करेगा, वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे तो उनका यूटिलाइजेशन सही होगा, तो यूटिलाइजेशन सही होगा तो आपकी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। शिक्षा द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि, लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ी है एजुकेशन से। एक तो आप हाथों से करते थे काम, फिर आपने कंप्यूटर सीख लिया तो वही काम क्या आप इजीली कर रहे हो। ठीक है, तो एजुकेशन ने हमें नई नई टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी से हमारी वर्क एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हुई है। आगे है जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा। यानी कि एजुकेशन के द्वारा सामान्य जनसाधारण को शिक्षित करके उन्हें नए उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी टेक्निकल एजुकेशन एवं प्राविधिक शिक्षा द्वारा भी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षा द्वारा तकनीकी क्रांति, शिक्षा द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण देकर प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, तो शिक्षा द्वारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देकर प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। समझ में आया बेटे? यस मैम। ठीक है बेटे, तो अब अगला देखो, अगला है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय चिंता। या भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट आ रहा है। देखिए भाई, आर्थिक विकास के कारण हमारे इन्वायरमेंट को होने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं, जितनी भी चुनौतियां या खतरे हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो भाई जब जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो वनों का भी कटाव होगा। ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उनको रहने के लिए भी चाहिए, बाकी काम भी चाहिए, उनको जॉब भी चाहिए, तो क्या इंडस्ट्री जितनी आती जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है। आज का टाइम हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट का है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे देश की जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज के टाइम तुम देखो कितनी गर्मी बढ़ गई है, पहले नहीं होती थी ऐसे गर्मी जब हमारे बचपन में। अब तो देखो हर घर इन्वर्टर है। जब हम छोटे थे किसी के घर इन्वर्टर नहीं होता था। ठीक है, इन्वर्टर नहीं होता था तो भी लोग रहते थे क्योंकि गर्मी इतनी नहीं थी। अब जितनी ज़्यादा तुम लोग एसी चला रहे हो उससे क्या है, एक बार तो थोड़ा ठंडक मिल रही है लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट कितना गर्म हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। तो देखिए अब पढ़ते हैं हम कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान हुआ। एक तो वनों का कटाव, ठीक बात है। दूसरा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। हाँ जी, सभी के बारे में आपको पता है।
वन कटाव क्या होता है कि डेवलपमेंट के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तो हम खड़ी करने लग रहे हैं, लेकिन उन बड़े बड़े फैक्ट्री और इमारतों के साथ साथ हम जितने भी हमारी धरती के ऊपर वृक्ष हैं उनको हम काटते जा रहे हैं। अब भाई वृक्ष कटेंगे तो बारिश कहाँ से होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर क्या होएगा, इन्वायरमेंट में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी जैसे अभी बढ़ी हुई है। तो वनों के कटने से हमारा जो वाटर साइकिल है, जो हमारा वर्षा का चक्र है वह प्रभावित होता है। ठीक है, वर्षा बहुत कम होती है और या फिर बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो दोनों के ही कारण हमारे यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारा वन्य जीवन है उसके ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में इनबैलेंस शुरू हो जाता है, असंतुलन पैदा करता है। ठीक है, तो वन कटाव। उसके बाद है आपका विकास के नाम पर देश भर में बड़ी बड़ी, ये तो हो गया, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जितने भी आपकी क्या फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं, भाई धुआं कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में ही तो मिलेगा, जैसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आपको लग रही है। पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने आज के टाइम हो रहे हैं। किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे स्किन रोग शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जल प्रदूषण, विकास के नाम पर हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी कूड़ा करकट है, वो गंदा, जितना भी गंदा पानी है उनको नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे वहाँ का पानी भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिसमें तरह तरह की बीमारियां होती है और जितने भी आपके जलीय जीव हों उनको बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद है भूमि प्रदूषण। लैंड के ऊपर हम इतना कूड़ा कचरा फैला देते हैं, खेतों में क्या है, हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है आपका। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, भाई डेवलपमेंट के नाम पर इतनी सारी गाड़ियां, हर लोगों के पास हर एक घर में गाड़ी खड़ी है। ठीक है, पहले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं थी। अब उनके कारण शोर भी इतना बढ़ गया है, ध्वनि प्रदूषण भी इतना हो गया है। अब लोगों की न केवल सुनने की शक्ति कम हुई है, अभी तो उनकी जो मेंटल जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद ये सब समझ में आ गए, ये तो आप लोगों ने अब तक पढ़े ही हैं पॉल्यूशन के ऊपर। तो यस मैम। ठीक है, आज ऐसा करेंगे, दूसरी क्लास ना लगा के इसी क्लास को चाहिए कितनी लंबी चले ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखना, विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कि डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी इन्वायरमेंटल, कि हम अपने इन्वायरमेंट को, डेवलपमेंट भी होती रहे और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम। पर्यावरण को पुनः उसी रूप में पहुंचाने के लिए अपने डेवलपमेंट को रोक तो नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा विकास करते करते उसकी गति को बनाए रखते हुए ही करना होगा। डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने के लिए हमें अत्यधिक सावधानी भी बरतनी होगी और विकास के साथ पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। जैसे यदि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा किसी भी प्रकार नदियों और जल में न मिलने दिया जाए, उसके भूमिगत ही किया जाए, यानी कि इधर उधर भी नहीं फेंकना, गड्ढा खोद के उसमें डाल देना है। मोटर वाहनों और अपने वाहनों की जांच समय समय पर कराएं, वाहनों से धुआं न निकले, ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग करें, शहरों की सीवरेज व्यवस्था को ठीक कराया जाए, बड़ी बड़ी इमारतों आदि जंगलों एवं कृषि योग्य भूमि पर न बनाई जाए, ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा शोर न करते हों। इन सब बातों से हर व्यक्ति तथा सरकार द्वारा यदि कर्तव्य के रूप में निभाया जाए तो विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, पर्यावरण संरक्षण कानून अब पीछे आ जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, साथ साथ वे भी करवा रहे हो ना। 3 दिए थे ना मैंने कल आपको। 4th वाला देखो, स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
पढ़ो इसको एक बच्चा। क्या हो गया? आरती पढ़ दो बेटा। ओके मैम। स्वतंत्र भारत जिसमें हम निवास कर रहे हैं, आज इसकी स्वतंत्रता के 65 वर्षों में देश में फैले तमाम भ्रष्टाचार, महंगाई, अशिक्षा व गरीबी के बावजूद आशातीत विकास हुआ है। जहां आबादी के समय देश की 36 करोड़ जनसंख्या के लिए भी अनाज की समस्या थी, वहीं आज 121 करोड़ की जनसंख्या के होते हुए भी देश अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। आवागमन के साधनों, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं, सड़कों, कृषि उपकरणों आदि का अत्यधिक विकास हुआ है। आजादी के समय जहां लोगों के पास साइकिलें व रेडियो तक नहीं थे, आज लोग कारों में सफर करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप व इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। देखो भाई, इसने बताया है कि स्वतंत्र भारत में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बता रहा है कि पहले क्या क्या था और अब क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो इन्होंने देखा कि स्वतंत्रता के बाद देश में फैले तमाम भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, उनके बावजूद भी क्या है डेवलपमेंट हुई है। आज़ादी के समय हमारी जनसंख्या इतनी थी, उसके बाद एट प्रेजेंट इतने करोड़ हो गई, ठीक है। उस टाइम पे हमारे अनाज की समस्या होती थी स्वतंत्रता के टाइम पे, लेकिन अब इतनी जनसंख्या होते हुए भी देश के पास अनाज की कोई कमी नहीं है। उस टाइम पे आवागमन के साधन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, आपकी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सड़कें, कृषि उपकरणों आदि पर अत्यधिक विकास हुआ है। आज़ादी के समय जहां लोगों के पास साइकिल व रेडियो तक नहीं थे, आज लोग कारों में सफ़र करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप व इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं, सड़कों, कृषि उपकरणों आदि का अत्यधिक विकास हुआ है। आज़ादी के समय लोग रेडियो और साइकिल का यूज़ करते थे, आज हर घर में क्या है, स्मार्टफोन है, एलईडी है, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये दिखा रखा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सुधार के मुख्य घटक क्या हैं? पढ़ो बेटा पहले इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके मैम। वित्तीय प्रणाली के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वित्तीय संस्थान। ये संस्थान उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, जैसे बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, स्वयं सहायता समूह, मर्चेंट बैंकर आदि। सेकंड है वित्तीय बाजार। इस प्रकार के बाजार में मुद्रा को उधार लेना तथा एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज देना शामिल होता है, जिससे विनिमय पत्र, हेडोक, ट्रेजरी बिल्स, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि। वित्तीय के चार घटक इस प्रकार है। फर्स्ट है मुद्रा बाजार, संचित बाजार, कृषि मुद्रा विनिमय बाजार एंड लास्ट है क्रेडिट मार्केट। देखिए बेटा, आपके क्या है फाइनेंस, जो भी आपकी फाइनेंस रिफॉर्म्स हैं उनके कौन कौन से घटक है कि आपको फाइनेंस कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। तो सबसे पहले बताइए इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है उनके द्वारा हमें फाइनेंस मिलता है। तो देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये संस्था जितने भी उधार देने वाले हैं, उधार लेने वाले हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करती हैं, जैसे बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्वयं सहायता समूह, मर्चेंट बैंकर, ये क्या है लोगों को उधार देने का काम करते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, इस प्रकार के बाजार में मुद्रा को उधार लेना या देना तथा एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज लेना या देना शामिल होता है, जैसे आपके विनिमय पत्र, एडहोक ट्रेजरी बिल्स, जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड आदि लेन देन किया जाता है। इसमें आपका क्या मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आपकी क्रेडिट मार्केट इसके अंदर शामिल हैं। यानी कि इसने बताया कि आप फाइनेंस कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो उसके बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक क्या होता है? नए कर लगाने, कर प्रस्ताव में चेंज या मौजूदा कर ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक का संबंध वित्तीय कार्यों से होता है, ठीक है। तो वित्त विधेयक क्या होता है? नए टैक्स लगाने, नए प्रस्तावों में चेंज करने या मौजूदा जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज करने को ही हम वित्त विधेयक कहते हैं। यानी कि
मौजूदा ढांचे को जारी रखने के लिए हमें संसद में प्रस्तुत विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं और वित्त विधेयक का संबंध वित्तीय कार्यों से होता है, यानी कि फाइनेंशियल जितने भी काम होते हैं उनसे उनका काम होता है। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का उद्देश्य यह भी है कि किसी भी योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो इसका गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो हमारा योजना आयोग का जो भी सेक्रेटरी होता है या सचिव होता है वो भी इसका अध्यक्ष होता है। तो इस संघ में सभी राज्यों के जितने भी सीएम हैं, जितने भी प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं, वे इनके सदस्य होते हैं। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स के गठन का उद्देश्य यही है था कि किसी भी योजना के निर्माण में राज्य की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं बनाई जाएं उसमें हमारे स्टेट का भी बीच में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल व्यापार के न्यायपूर्ण और सहज संचालन हेतु उपयुक्त नीतियों का निर्माण करता है और समय समय पर उनकी समीक्षा करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि गेट्स के स्थान पर माराकश समझौते के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक ट्रेडोस अदनाम हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के न्यायपूर्ण एवं सहज संचालन हेतु होता है। ठीक है, समय समय पर इसकी समीक्षा करता है, टाइम टू टाइम देखता रहता है। और गेट के स्थान पर एक माराकश समझौता हुआ था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सभी देश के व्यापारों के ऊपर कंट्रोल करता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक ट्रेडोस अदनाम है। ये वर्तमान नहीं है, ये बुक पुरानी छपी हुई है तो वर्तमान के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस WTO के बारे में बताना है कि वो WTO होता क्या है। ठीक है, तो जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड नीतियां हैं वर्ल्ड लेवल पे वो ये सारी WTO ही बनाता है। ठीक है, अब रह गया आपका एक तो ये पर्यावरण संरक्षण वाला क्वेश्चन एक, दूसरा है एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था और तीसरा क्वेश्चन है आपका असंगठित सेक्टर एंड माइग्रेंट लेबर वाला। और उसके बाद 2-4 ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप ना 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर आज बेटा यही बुक करा दूँ, ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर आपका सैटरडे और संडे को तो लेक्चर लगेगा नहीं, मंडे को लगेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में भी यही ले आना, यही बुक इसी को आज कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट के बाद मिलते हैं।